हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लीग ऑफ एनालिसिस में। 19 दिसंबर 2014 की सुबह मार्केट में निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन खुला और सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स गैप डाउन। लगभग दोनों इंडाइसेस में 1.5% की गिरावट। निफ्टी का मार्केट कैप एक ही दिन में लगभग 14 लाख करोड़ गिर गया, यानी इन्वेस्टर्स का 14 लाख करोड़ वाइप ऑफ हो गया। ना कोई इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ, ना ही 2008 जैसा सबप्राइम क्रैश, ना ही कोई कोरोना पैंडेमिक ब्रेकडाउन न्यूज है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में अचानक इतनी गिरावट आ गई? यूएस फेड रिजर्व ने तो 25 पॉइंट्स का ही कट किया था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो जब सब एक्सपेक्टेड लाइन पर ही हुआ तो मार्केट आखिर इतना क्यों गिरा? और आखिर यूएस मार्केट के डिसीजन से इंडिया को क्या फर्क पड़ना चाहिए? हमारे आरबीआई पॉलिसी से तो यूएस मार्केट नहीं गिरता है, तो आखिर ऐसा क्या है यूएस फेड डिसीजन में जिसकी वजह से इंडियन मार्केट इतना इफेक्ट होता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर यूएस फेड रिजर्व्स और इंडियन मार्केट में क्या रिलेशनशिप है, क्यों यूएस इकोनॉमिक और मॉनेटरी डिसीजंस हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रुपये का गिरना कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है और ये हमारे मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके मार्केट के बेसिक्स को बहुत ही आसानी से समझने में मदद करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस फिनालिसिस। अगर मैं आपसे पूछूं जून 2013, दिसंबर 2015, मार्च 2020, मई 2022, मार्च 2023 और दिसंबर 2024, इन सब में क्या कॉमन है? तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये वो मंथ्स हैं जब मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। और मेरे ख्याल से आपने सही गेस किया होगा। इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, फेड इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज हुआ था या फेड रेट कट उतना नहीं हुआ था जितना एक्सपेक्टेड था। अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आपने टेपर टैंट्रम के बारे में जरूर सुना होगा। जून 2013 में मार्केट में एक जबरदस्त करेक्शन हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की थी। मार्केट ने इमीडिएटली निगेटिवली रिएक्ट किया था और पूरे ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। यह है दिसंबर 2024 का डाउ जोन्स का चार्ट। तो लगातार 10 ट्रेडिंग डे से मार्केट ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाया था। 18 दिसंबर की रात यानी कि 19 दिसंबर की सुबह को डाउ जोन्स 2% से ज़्यादा गिरा। यही पैटर्न आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिला। निफ्टी इस दिन 1.5% यानी लगभग 350 पॉइंट गैप डाउन खुला और उसके बाद 20 दिसंबर को फर्दर 1.5% गिरा, यानी सिर्फ 2 दिनों में 700 पॉइंट और अपने रीसेंट हाई से लगभग 1300 पॉइंट नीचे गिरा, सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में। इतना जनरली निफ्टी महीनों में नहीं गिरता जितना सिर्फ 4 से 5 दिनों में गिरा। वहीं हम FIIs के ट्रेंड को देखें तो वहां भी हम लगातार सेलिंग देख सकते हैं। यह है दिसंबर मंथ का डेली FII DI फिगर्स। हम क्लियरली देख सकते हैं मैसिव सेलिंग नंबर्स यहाँ पे, जबकि मंथली फिगर्स में भी हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलती है FIIs के द्वारा। अक्टूबर मंथ में तो लगभग 1.15 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है FIIs द्वारा, जो कि अब तक का रिकॉर्ड सेलिंग है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडियन मार्केट में इतनी सेलिंग होगी तो मार्केट तो गिरेगा ही। निफ्टी अपने सितंबर हाई जो कि 26,300 से गिरकर 23,300 को टच कर चुका है। लगभग 3,000 की गिरावट हो चुकी है। आगे और कितना करेक्शन होना बाकी है वो देखने वाली बात होगी। तो आखिर वजह क्या है इतनी बड़ी गिरावट की? क्यों मार्केट में अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई और क्यों FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं? तो इन बातों को समझने के लिए हमें मार्केट के कुछ की कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंस जानने की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स दिखने वाले मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आप इसे समझ सकें और यह जान सकें कि दुनिया में घटने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स कैसे हमारी इकोनॉमी और शेयर मार्केट को अफेक्ट करती हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं या बस ऐसे ही अपने जनरल नॉलेज के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे यूएस के फेड रेट्स डिसीजंस की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी और मार्केट कैसे अफेक्ट होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये क्या हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्हें समझ लिया और इनके बीच का रिलेशनशिप समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट जैसे टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इनकी चर्चा हमेशा न्यूज़ में या चैनल्स पर
क्यों होती रहती है और हमें क्विकली इन्हें देखकर मार्केट के हेल्थ के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। ऑलराइट, तो अक्सर हम मार्केट में या न्यूज़ में जीडीपी की बातें सुनते रहते हैं। जीडीपी रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमारी इकॉनमी 3 ट्रिलियन की हो गई है और हम जल्द ही 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो ये है जीडीपी का टेक्निकल इक्वेशन और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, जहां वाई हमारे नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी को दिखाता है, वहीं सी कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, वो दिखाता है। अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझे तो हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनती हैं उनके मॉनेटरी टर्म्स में जो वैल्यू है इन अ गिवन टाइम पीरियड वो जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जो भी खाने पीने की चीज़ों से लेकर मेडिसिन, ग्रोसरी, अपैरल, आईटी सर्विसेज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें जीडीपी में आती हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम जीडीपी के बारे में इतना ही जानेंगे। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और जानते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन। तो किसी भी देश में मॉनेटरी पॉलिसीज यानी उस देश का कितना इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए और कितना इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है, वो उसकी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। जैसा हमारे देश में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही यूएसए में यूएस फेडरल रिजर्व है। ओके, तो ये हर महीने 2 महीने में मीटिंग्स करती रहती हैं और अपने देश के इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज करती रहती हैं। जैसा हमारे देश में आरबीआई लगभग हर महीने रेपो और रिवर्स रेपो रेट डिक्लेयर करती रहती हैं, उसी तरह यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट रिवीजन होती रहती हैं। तो अब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप है और क्यों ये हमारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसके डिसीजन से मार्केट में इतने बड़े बड़े मूव्स आते रहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक, हमारे केस में आरबीआई, अपने डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को लोन देती हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एट्सेट्रा। और वो फर्दर हम कस्टमर्स और बिजनेस हाउसेस को पास ऑन होती हैं और हम अपने बिजनेस, होम और पर्सनल पर्पसेस के लिए लोन लेते हैं। तो जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सिंपल भाषा में हमारे सेविंग अकाउंट में रेट बहुत कम मिलता है, तो हम सेव करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, यानी हमारे हाथ में ज़्यादा पैसे रहते हैं जिन्हें हम अपने ऊपर खर्च करना पसंद करते हैं। यानी हमने ज्वेलरी खरीद ली, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दी, जैसे कि फ्लैट या प्लॉट खरीद ली एट्सेट्रा। इससे मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कुछ नहीं बल्कि हमारा जीडीपी है। यानी इंटरेस्ट रेट कट करने से हमारी जीडीपी जनरली बढ़ती है। अब चूंकि हमारे हाथ में ज़्यादा पैसे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, यानी डिमांड बढ़ता है और इसकी वजह से चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी अगर 20 रुपये बिकने वाले आलू के प्राइसेस मार्केट में 22 रुपये हो जाएं, तो भी हम इसे लेने में ज़्यादा नहीं सोचते। और इस छोटे एग्जाम्पल से ही हमने लगभग 10% इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। ये इंटरेस्ट रेट कम होने से एक और फ़ायदा बिजनेस हाउसेस और कॉरपोरेट्स को ये होता है कि उन्हें फर्दर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन कम रेट पर मिल जाता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ती है। इसीलिए जनरली कॉरपोरेट्स चाहते हैं कि मार्केट में रेट्स कम हों, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आरबीआई या फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करती हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और हमने यह भी जाना कि एक हेल्दी जीडीपी ग्रोथ के लिए हर देश का एक एक्सेप्टेबल मिनिमम इन्फ्लेशन रेट होता है। जैसा हमारे इंडिया में ये 4 to 5% है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहीं यूएसए में ये 2% के आसपास है, जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करना हो तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, वहीं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट रेट कट होने से इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली बढ़ता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट करने की वजह से भी बढ़ता है। जैसा कि हम
वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देश में जानते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। ये सब वहाँ एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की वजह से है। ओके, तो फिलहाल हम इंटरेस्ट रेट तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। वहीं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, यानी महंगाई बहुत बढ़ जाए, तब आम आदमी की जेब पर बहुत असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक जनरली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। और भी कई मेजर्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, लेकिन इंटरेस्ट रेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, इसका मतलब बैंक आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसका मतलब आप सेविंग करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ में कम पैसे रहते हैं और आप कम खर्च करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होता है, विच इज़ नथिंग बट फॉल इन जीडीपी। और चूंकि आपके पास कम पैसे हैं, तो आपके कम डिमांड की वजह से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस भी डिक्रीज होते हैं और अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में रिलेशनशिप समझ गए होंगे। ये सबसे की कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, टैक्स रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप में बहुत लंबे टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक पर अलग से एक एक वीडियो बन सकती है। मे बी लेटर मैं इन टॉपिक्स पर भी अलग से वीडियोस बना दूं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो। फिलहाल मैं इन टॉपिक्स को बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा, ताकि अभी के लिए आपको दिक्कत ना हो। ऑलराइट, तो सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, जैसे टैक्स रेट, जीएसटी, इनकम टैक्स एट्सेट्रा। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाते हैं। वहीं हमारी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने हमारे इनकम पर टैक्स कम कर दिया। तो जैसा इंटरेस्ट रेट कम होने पर होता है, हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ हमारी स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है और चीज़ों के डिमांड बढ़ने से उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, यानी कि इन्फ्लेशन कम करनी हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर्स काम करती हैं, यानी टैक्स रेट इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट को जाना कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और दोनों ही केसेस में हमने देखा कि इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट का एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अब एक और टर्म है जो हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं, वो है रूपी डेप्रिशिएशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसा हमने शुरू में जीडीपी के इक्वेशन में देखा कि जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, यानी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जीडीपी और नेट एक्सपोर्ट यानी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जीडीपी भी बढ़ता है। ऑलराइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं बल्कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्रीज होता है, यानी कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है हमारे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, इसका मतलब हम चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं इन कंपैरिजन टू सेलिंग आउटसाइड, जिसकी वजह से डॉलर हमारे यहाँ आने की बजाय डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, यानी डॉलर का आउटफ्लो होता है। इसका मतलब एफआईआईज हमारे यहाँ सेल करके बाहर जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डॉलर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रही हैं, यानी हमारे देश में डॉलर की कमी हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे डिमांड की कंपैरिजन में सप्लाई कम है, इसीलिए डॉलर महंगा हो जाता है। तो डॉलर अगर महंगा हो जाए, इसका मतलब हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, जो कुछ नहीं बल्कि रुपए का डिप्रिशिएशन कहलाता है। और जैसे जैसे रुपये कमज़ोर होते जाएगा, वैसे वैसे एफआईआईज के लिए भारत में इन्वेस्ट करना और भी कम ल्यूक्रेटिव होता जाएगा। तो जैसे जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्रीज होता है, हमारे रुपए का वैल्यू भी डिक्रीज होने लगता है, यानी रुपीज डिप्रिशिएशन इंक्रीज हो जाता है। तो डिप्रिशिएशन को कम करने के लिए या तो आरबीआई हमारे देश में डॉलर का सप्लाई बढ़ाता है, या फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो इन नटसेल विथ डिक्रीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रूपी डिप्रिशिएशन इंक्रीजेस। मतलब हमारे देश के लिए इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो अगर हम पिछले एक साल के वैल्यूज को देखें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार गिरता जा रहा है, यानी बीओपी निगेटिव होता जा रहा है। ये डेफिसिट
नवंबर 2024 में मैक्सिमम लगभग निगेटिव 40 यूएस बिलियन डॉलर का हो चुका है। यानी हमारा इंपोर्ट तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट उस मुकाबले उतना नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है। और यही कारण है कि हमारे देश से यूएसडी बाहर जा रहा है इंपोर्ट करने में, इसीलिए हमारा रुपया घटता जा रहा है, यानी ये डिप्रिशिएट होता जा रहा है। और ये अभी तक के लोएस्ट लेवल यानी एक यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 85 इंडियन रुपीस हो चुका है। रुपी डिप्रिशिएशन का एक और कारण है एफआईआई सेलिंग, मतलब एफआईआईज भारत से यूएसडी निकालकर बाहर ले जा रहे हैं, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर रुपए के मुकाबले महंगा होता जा रहा है और रुपया डिप्रिशिएट करता जा रहा है। तो अब तक हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को जाना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी तक हमने इन टॉपिक्स को इसीलिए समझा ताकि हम समझ सकें कि यूएस फेड रेट की वजह से क्यों हमारा मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरा। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारा मार्केट अचानक इतना गिर गया। तो हम जानते हैं कि यूएस फेड चीफ जेरोम पॉवेल हैं। उन्होंने 19 दिसंबर को फेड रेट 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% से घटाया। ऑल्दो यही एक्सपेक्टेड भी था कि 0.25% रेट कट होगा, लेकिन मार्केट गिरा उनके हॉकिश कमेंट से। हॉकिश आउटलुक मतलब इन्फ्लेशन कम करना और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, वहीं उसके उलट डोविश कमेंट होता है इंटरेस्ट रेट कट करना। तो पॉवेल साहब ने हॉकिश कमेंट दिया, यानी इंडिकेशन दिया कि आगे चलकर इमीडिएटली रेट कट्स नहीं होंगे। तो ये चार्ट 19 दिसंबर की रात का है। इस चार्ट पर 5 मिनट का कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब यूएस फेड रेट ने डिक्लेयर किया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा तो मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही यूएस फेड चीफ ने हॉकिश कमेंट देना शुरू किया, मार्केट ने बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट किया और मार्केट ठीक इसी जगह से लगभग 3% गिर गया। और यही वजह है कि जब उन्होंने रेट कट अनाउंस किया तब मार्केट में उतनी हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हॉकिश आउटलुक बताया, मार्केट बहुत ही तेजी से गिरा, जिसका इफेक्ट अगली सुबह इंडिया में भी देखने को मिला और मार्केट में निफ्टी 350 पॉइंट गैप डाउन खुला। तो अब हम जान लेते हैं कि फेड के 25 बेसिस पॉइंट कट करने के बावजूद, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था, फिर भी मार्केट क्यों गिरा। तो इस साल की शुरुआत में जो यूएस के की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट, फार्म पेरोल फिगर्स, कोर प्राइस इंडेक्स एटसेट्रा आ रहे थे, वो दिखा रहे थे कि यूएस इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है, यानी जीडीपी गिर रहा है। तो इसको बूस्ट करने के लिए फेड ने अनाउंस किया था कि इस साल 25-25 करके 4 बार में 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किए जाएंगे। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स यूजुअली इंटरेस्ट रेट कट करती हैं ताकि कॉर्पोरेट्स को लोन इजीली मिले और इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन राइज। तो लेंडिंग रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो कि 5.5% था साल के शुरू में, उसे 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% से घटाकर 4.25 to 4.5% लाने का एम था, 4 बार में 25-25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर। तो अभी तक 19 दिसंबर को लगाकर फेड ने 2 बार रेट कट किए, लेकिन पॉवेल साहब ने हॉकिश कमेंट देते हुए कहा कि नेक्स्ट 2 रेट कट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी यूएस इन्फ्लेशन रेट 2.7% है, जो कि ज़्यादा है। जब तक ये कंफर्टेबल रेट 2% तक नहीं आ जाते, हम फर्दर रेट कट नहीं कर सकते। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होता है। तो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जगह इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, इसका मतलब एफआईआईज के लिए यूएसए में अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो इंडियन मार्केट जो कि यूएसए के मुकाबले कम स्टेबल है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। यूएसए के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि उनके सॉवरेन बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स इंडिया के रिस्क की मार्केट, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ज़्यादा स्टेबल और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं कम रिस्क पर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से एफआईआईज इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कारण है इंडियन मार्केट्स के फॉल का। तो अभी तक हमने अपने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा बड़ी आसानी से समझ लिया कि चूंकि यूएसए में इन्फ्लेशन रेट्स अभी हाई हैं, इसीलिए यूएस फेड अभी फिलहाल आगे रेट कट करने की नहीं सोच रहा है। चूंकि इंटरेस्ट रेट यूएसए में अभी हाई रहने वाला है, इसीलिए एफआईआई सेलिंग भी लगता है कंटिन्यू रहने वाला है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए
इंडिया में DIIs बाइंग कर सकते हैं, या फिर हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसी जैसे रेपो और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा, या हमारी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज जैसे कि टैक्स रेट और दूसरे मेजर्स के द्वारा इसको मिटिगेट कर सकती है। हमने पीछे दो और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स टैक्स रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी सीखा। अब देखते हैं कि इनकी वजह से भी हमारे मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं USA में डोनाल्ड ट्रंप चुने जा चुके हैं, और हम यह भी जानते हैं कि पॉवेल साहब और ट्रंप साहब में उतनी नहीं बनती है। आइडियली सेंट्रल बैंक्स एक अच्छी इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंटली काम करे, और जो इकोनॉमी के लिए सही हो वो डिसीजंस ले, न कि गवर्नमेंट की मनलुभावन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। जैसा कि USA में ये इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हैं, तो अक्सर पॉवेल और ट्रंप साहब में नहीं बनती है। तो ट्रंप ने आते ही अनाउंस कर दिया कि वो टैक्स रेट कम करना चाहते हैं दूसरे देशों पर, और टैरिफ लगाना चाहते हैं, और डॉलर को हर हाल में इंटरनेशनल करेंसी ऑफ ट्रेड बनाए रखेंगे, यानी डॉलर स्ट्रांग रहेगा। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि जब गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करती हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर ट्रंप टैक्स रेट कम करते हैं तो USA में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट और भी कम होने के चांसेस कम हैं। वहीं अगर वो अपने देश में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, मतलब उनके देश में चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी, यानी अगेन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और फिर इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फिर कम नहीं होगा। तो FIIs के लिए अगेन US एक बेटर ऑप्शन होगा। वो भारत से डॉलर निकालकर US में लगाएंगे, और हमारा रुपीस अगेन डिप्रिशिएट करेगा। और तीसरी बात, अगर ट्रंप डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी ऑफ ट्रेड बनाए रखते हैं, यानी डॉलर को और स्ट्रांग बनाते हैं, तो रुपया अगेन डिप्रिशिएट होता रहेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं नवंबर 2010, दिसंबर 2008, सितंबर 2019, मार्च 2020 और जुलाई 2023 में क्या कॉमन है, तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये वो मंथ्स हैं जब मार्केट में उछाल देखने को मिला था। और मेरे ख्याल से अभी तक आप सभी ने ये तो गेस कर ही लिया होगा कि इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, फेड इंटरेस्ट रेट कट। अब मुझे लगता है कि आप खुद जान गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रेट कट को मार्केट ने पॉजिटिव वे में लिया। तो आज मैंने आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और रुपी डिप्रिशिएशन, और इनकी मदद से समझाया कि कैसे इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमारा शेयर मार्केट और ओवरऑल इंडियन मार्केट कैसे इफेक्ट होता है। ये टॉपिक्स आपस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटर रिलेटेड रहते हैं, और ये टॉपिक्स जनरली काफ़ी वास्ट हैं, और एक एक टॉपिक पर अलग से एक एक वीडियो बन सकता है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हमारे मार्केट और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आखिर US फेड रिजर्व्स के डिसीजन और इंडियन मार्केट में क्या रिलेशनशिप है, तो इसका वन पॉइंट आंसर है ग्लोबल ट्रेड का होना और उसका डिपेंडेंस US डॉलर पे होना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आखिर USA के फेड पॉलिसीज क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मार्केट के लिए, और एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर क्यों हमें इन इंडिकेटर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और इनकी वजह से हमारे मार्केट में अच्छे खासे मूव्स देखने को मिलते हैं। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख पाए होंगे और आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपको लीगा एनालिसिस के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपना एप्रिशिएशन इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।